हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज सेफ एंड फाइन। आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माय सीए फाइनल एफआ क्लासेस इन हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स ये बैच टोटली इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी तक मेरी जितने भी क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं या जितने भी क्लासेस हमने फेस टू फेस किया है, दैट वाज इन इंग्लिश। व्हाई इंग्लिश? बिकॉज वी बेसिकली गिव क्लासेस इन हैदराबाद और यहाँ के स्टूडेंट बेसिकली इंग्लिश में क्लासेस सुनना पसंद करते हैं। बट फिर भी ड्यू टू जो कि मेरी क्लासेस अब नाउ ऑल ओवर इंडिया जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें कहते थे कि सर आप प्लीज हिंदी प्लस इंग्लिश में रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन ड्यू टू कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम, ड्यू टू हैक्टिक शेड्यूल, हम क्लासेस हिंदी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में बिजी होने के कारण वो समय हमें नहीं मिल पाता था। लेकिन नाउ ड्यू टू जो ये पेंडेमिक सिचुएशन आया है, तो हमारे फेस टू फेस क्लासेस भी अब लगभग नहीं रही है। तो हमें भी टाइम मिला कि चलो ठीक है, अब उन स्टूडेंट के पास भी हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों ना जाए। इसलिए हम इस पूरे बैच को रिकॉर्ड कर रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, मींस इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट? यस। तो क्या आप रेडी हैं? मैं रेडी हूं आपको सीए फाइनल एफआर पढ़ाने के लिए। क्या आप रेडी है? यस सर। नाउ let me first introduce let me first introduce you about this batch। इस बैच के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इस बैच की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, और जो जो आपके मन में डाउट आ सकती है पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। करेक्ट? तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस बैच, अगर आप देखो ये जो बैच हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो दिस particular batch will be applicable for November 21, May 22 एंड November 22 के लिए तो एप्लीकेबल 100% होने वाला है। उसके बाद भी अगर आप एग्जाम लिखते हो तो ये बैच एप्लीकेबल होगा until unless there is some amendment। अगर कोई अमेंडमेंट आ जाता है, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट भी क्वेश्चंस रिवाइज कर रही हैं और स्टडी मैटर को भी रिवाइज करती है हर एक साल के बाद, तो हो सकता है कि एक साल या 1.5 साल के बाद इंस्टीट्यूट एक रिवाइज स्टडी मैटर दे, तो ऑफकोर्स द बैच विल रिमेन सेम, द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बट एडिशनल क्वेश्चन आ सकती है। तो डोंट वरी, ये जो बैच होगा दैट इज एप्लीकेबल फॉर November 21, May 22 and November 22 and also onward exam। डोंट वरी अबाउट अमेंडमेंट अगर कुछ आता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ड्यूटी है। वंस यू परचेज आवर क्लासेस, वंस यू टेक आवर क्लासेस, द अमेंडमेंट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी, वो मेरा ऑब्लिगेशन है आपके लिए। तो कोई भी अगर अमेंडमेंट आता है that will be provided to you free of cost, that will be provided to you free of cost। वो किस मोड से दिया जाएगा वो हम तय कर लेंगे। that can be given via YouTube channel or through my app or through what Google Drive mode, whatever। correct now, but amendment will be given free of cost to you all। correct? तो of course November 21, May 22 और November 22 की एग्जाम के लिए तो कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी कोई अमेंडमेंट आता है तो you should not worry about that। correct? yes sir। now coming to syllabus covered, so this batch is of course for new syllabus, not for old syllabus of CA final। so it is as per new syllabus, as per the revised study material announced by ICI till date। yes sir, yes sir। now duration of this batch will be approximately 290 to 300 hours। correct? तो द ड्यूरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 290 टू 300 आवर्स। एक जो लेक्चर्स होता है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 3 आवर्स। करेक्ट? यस सर, यस सर। आई होप आप समझ रहे मेरी बातों को। नाउ व्हाट बुक यू नीड टू फॉलो, व्हिच बुक्स यू शुड फॉलो। तो ऑफ कोर्स जो बुक्स हम फॉलो करते हैं वो हमेशा हम ये बोलते हैं कि यू शुड फॉलो व्हिच मटेरियल, आईसीआई। आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करना चाहिए, और कोई भी मटेरियल आप फॉलो मत करो, आईसीआई की स्टडी मटेरियल को ही आपको फॉलो करना चाहिए। प्लस यू शुड फॉलो ऑल आरटीपी, एमटीपी एंड ऑल एग्जाम क्वेश्चंस। करेक्ट ना? तो यही हमारा हमेशा बोलना होता है कि अगर आपको सीए एग्जाम पास करना है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक मत देखो, आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, तो आप आराम से सीए बन जाओगे। बट आईसीआई स्टडी मॉड्यूल बहुत ज्यादा वास्ट होता है,
और हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उन्होंने जो वर्डिंग यूज किया है या उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया है वो आप समझ ना पाओ, करेक्ट ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसी स्टडी मटेरियल को हमने आसान वर्ड में एक बुक बनाया है जिसका नाम है इंडिया सारांश बुक। आप देखिए, इंडिया सारांश बुक मींस दिस विल कंटेन all the content of India in a very simple and lucid manner, करेक्ट ना। तो इंडिया सारांश बुक हम आपको देंगे जो कि 2 वॉल्यूम में होगा। इट विल मल्टी कलर्ड बुक जो कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। कलरफुल हमारा जीवन होता है तो और जीवन हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमने इस बुक को बहुत हाई क्वालिटी बनाया है, बहुत ही सिंपल वर्ड बनाया है, जो कि आप पूरा एफए का सिलेबस बिफोर एग्जाम इस बुक के माध्यम से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, करेक्ट। यस सर। तो विल प्रोवाइड यू 2 वॉल्यूम ऑफ इंडिया सारांश बुक जो कि बहुत अच्छी बुक है और आपको इससे पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, करेक्ट। और हम आपको और प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन बैंक जो कि 3 वॉल्यूम्स होगा। दिस क्वेश्चन बैंक विल बी कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। दिस क्वेश्चन बैंक विल कवर all the questions of ICAI study material, correct, all the questions of ICAI study material, all the questions of RTP till date means this will cover RTP up to May 21 attempt। May 21 attempt का RTP के जितने भी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। फिर दिस विल कवर MTP means मॉडल टेस्ट पेपर issued by ICAI फॉर May 21 attempt till May 21 attempt के लिए जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने दिए वो सारे कवर होंगे, करेक्ट। दिस विल आल्सो कवर ऑल द एग्जाम क्वेश्चन टिल Jan 21 एग्जाम। Jan 21 एग्जाम आपको पता है कि नवंबर में 2 एग्जाम हुए थे, एक नवंबर 20, एक Jan 21। तो Jan 21 के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर है। तो आप देखिए, मैंने सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, सारे आरटीपी क्वेश्चन, सारे एमटीपी क्वेश्चन, सारे एग्जाम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। मींस आपको अब इसके बाद इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि यू शुड ऑलवेज रिफर आईसीआई स्टडी मटेरियल, बट आपके जीवन को हम आसान करने के लिए यहाँ पर आए, उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं आए। तो हमने सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक क्वेश्चन बैंक बनाया है ताकि आपको बड़े आसानी से सब चीज, सब बातें समझ में आनी चाहिए, करेक्ट। यस सर। आई हैव आल्सो इंक्लूडेड सम क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किया। अदर सोर्सेज मींस इट मे बी एफआ ओल्ड सिलेबस, or it may be question from accounting standard, or it may be questions from what international book also। तो I have taken some question from other sources। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि Jan 21 में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि मैंने कहीं से इंकॉर्पोरेट किया था, कोई इंटरनेशनल बुक से इंकॉर्पोरेट किया था। वो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने अदर सोर्सेज से लिए वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से लिया है, ऐसे नहीं मन में आया तो नहीं ले लिया। आई हैव डन सम रिसर्च कि आईसीआई कहां से क्वेश्चन चुराता है, मैं भी वहीं से क्वेश्चन चुराता हूं, करेक्ट। यस सर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो बुक्स इट विल बी, आई विल बी प्रोवाइडिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ इंडिया सारांश बुक एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, करेक्ट ना, वो कलर फॉर्मेट में नहीं होगा, बट इंडिया सारांश बुक विल बी इन कलर फॉर्मेट। यस सर। कवरेज क्या होगा मैंने आपको पहले बता दिया। इट विल बी कवरिंग आईसीआई रिवाइज स्टडी मटेरियल, आरटीपी एंड एमटीपी अप टू May 21 एग्जाम पेपर अप टू दिस इज Jan 21 एग्जाम एंड अदर सोर्सेज में इंक्लूड इंटरनेशनल बुक आल्सो, करेक्ट। यस सर। यस सर, करेक्ट। देन व्हाट अबाउट डाउट, सर ये डाउट कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत बड़ा एक डाउट होता है कि सर आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे। डोंट वरी, आई विल बी अवेलेबल विथ यू टिल यू बिकम सी। दिस इज माय कमिटमेंट टुवर्ड्स माय स्टूडेंट। ये मेरा एक कमिटमेंट होता है मेरे स्टूडेंट के प्रति कि आप इस बात से तो एकदम एकदम आप आराम से रहिए कि आपका डाउट कैसे सॉल्व होगा। आपका डाउट सॉल्व करना भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विल प्रोवाइड यू वन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे वाया ईमेल में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जो कि स्पेसिफिकली मेरे स्टूडेंट के लिए है। उसमें कोई और बाहर के स्टूडेंट नहीं होते। इसका मतलब मेरे पास 2 टेलीग्राम ग्रुप है। एक इट इज ओपन टू एवरीवन, वन इज ओपन ओनली फॉर माय स्टूडेंट। तो ऑफकोर्स आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप जो डाउट पूछोगे तो पहला प्रेफरेंस मेरे स्टूडेंट को होता है। तो आप डाउट
जो स्पेसिफिक मेरे स्टूडेंट के लिए वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, तो ऑफकोर्स द डाउट विल बी इमीडिएटली सॉल्व विद इन 24 आवर्स में सॉल्व कर देता हूं, until unless there is some unusual circumstances कि मैं कहीं पे बहुत ऑलमोस्ट बिजी हो चुका हूं, तो हो सकता है किसी दिन 2 या 3 से 3 अधिक लग जाता है, बट दैट इज वेरी रेयर सिचुएशन। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट पूछेगा, और मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, बट दैट इज नॉट फॉर डाउट। वो क्या होता है कि कभी जैसे मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी होती है तो मैं वहां पर आपसे बातें करता हूं, और कभी ऐसा हो सकता है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपकी डाउट नहीं सॉल्व कर रहा, तो आप मुझे वहां पर हिट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे प्लीज रेस्पॉन्ड टू आवर डाउट। तो डोंट वरी, आई विल सॉल्व योर डाउट। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, बट दैट इज नॉट फॉर डाउट। आप वहां पर भी लेकिन डाउट पूछ सकते हो, प्रोवाइडेड योर डाउट इज नॉट सॉल्व इन टेलीग्राम ग्रुप। करेक्ट, कि मैं आपको एक माध्यम बता रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ मैं एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा। देन कॉल, अगर किसी कारण से टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एट अ टाइम विच इज प्रोवाइडेड बाय मी। तो ऑफकोर्स अगर मुझे लगता है कि ये डाउट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में थ्रू मैसेज, तो आई विल ओनली गिव यू सम टाइम, एट दैट टाइम यू कैन कॉल मी एंड आई विल रेस्पॉन्ड टू योर ऑल डाउट थ्रू कॉल्स आल्सो। करेक्ट, तो these are the medium for answering your doubt, तो डोंट वरी अबाउट डाउट आपका सॉल्व होगा टिल यू बिकम सीए। मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। करेक्ट, यस सर। नाउ व्हाट अबाउट टेस्ट? ऑफ कोर्स टेस्ट कैसे कंडक्ट करें, कंडक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपको ये पता है कि आई कांट कंडक्ट टेस्ट बिकॉज यू ऑल कंप्लीट द सिलेबस एज पर योर टाइम। आप अपने हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तो मुझे ये नहीं पता रहता है कि कौन से स्टूडेंट कब कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू वन 8 आई विल गिव यू 8 चैप्टर वाइज टेस्ट। मैं आपको पहले से बना के दे दूंगा, एज पर शेड्यूल भी दे दूंगा कि कौन से चैप्टर कौन से चैप्टर कौन से टेस्ट में इंक्लूडेड है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो आई विल गिव यू अ शेड्यूल ऑफ टेस्ट, आई विल गिव यू 8 चैप्टर वाइज टेस्ट। तो जैसे आपका वो पोर्शन कंप्लीट होता है, वैसे ही आप क्या कीजिए, उस टेस्ट को लिख लीजिए। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिए, डाउट ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि दैट विल बी ऑटोमेटिकली कवर्ड इन क्लास। यस सर, करेक्ट, यस सर। तो टेस्ट विल प्रोवाइडेड थ्रू गूगल ड्राइव लिंक इन मेल। वो आपने जैसे ही आपको ईमेल मिलेगा, तो उसमें आपको जो लिंक मिलेगा वीडियो लेक्चर्स का, उसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा। बट दिस विल बी योर कमिटमेंट टुवर्ड्स मी कि आप टेस्ट टाइमली लिख रहे हो। देखो, टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये टेस्ट हमने आपके लिए बनाया है, तो आपको ये टेस्ट इन टाइम लिखना पड़ेगा। देन आई विल ऑलवेज टेक वन ग्रैंड टेस्ट बिफोर एवरी अटेम्प्ट। तो वो ग्रैंड टेस्ट आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब आपका सपोज की एग्जाम है नवंबर 22 में, तो आपके पास 3 ग्रैंड टेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर May 21 अटेम्प्ट तो अभी चला गया, नवंबर 21 अटेम्प्ट, फिर May 22 अटेम्प्ट एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट का आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट लिख सकते हो। तो आई विल टेक वन ग्रैंड टेस्ट फॉर ईच अटेम्प्ट, तो आप उससे भी लिख सकते हो बिफोर एग्जाम, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल स्टेटस क्या है आपके पूरे सिलेबस का। अंडरस्टूड? यस सर। डाउट के बारे में भी आपको कोई डाउट नहीं है? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू, जब भी आप मेरी क्लासेस लेते हो तो आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर सम डूज एंड देयर आर सम डोंट्स। करेक्ट ना? तो आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या करना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जीवन में 3 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर क्लास, फॉर आवर लाइफ ऑल्सो। कि फर्स्ट वी शुड बी रेगुलर, हमें रेगुलर होना चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमें कंसिस्टेंसी से हमें काम करना चाहिए। तो रेगुलर मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन क्लासेस देखनी है, या आप अगर बीमार हो गए हो तब पर भी आपको क्लासेस देखनी, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर मतलब जो आपने प्लान किया उसको आप पूरा करो इन टाइम। करेक्ट ना? देयर आर सम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इन आवर लाइफ, जिस समय हम जो काम सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको आपको रिकवर करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने 7 डेज में जो काम करना था उसमें आपने 5 डेज काम किया, 2 दिन आप काम नहीं कर पाते हो, तो जो 2 दिन आपने काम नहीं किया उसमें आपको ये देखना है कि 2 दिन का जो क्लासेस आपने मिस किया उसको आप कितना जल्द उसको रिकवर करते हो। करेक्ट? तो बी रेगुलर, डू रिविजन। मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि जो भी क्लासेस आप करते हो, जैसे सपोज कि आप हर दिन एक क्लास देखते हो, अब 3 आवर्स क्लासेस, तो 1 घंटा आप कम से कम रिवाइज कीजिए।
रिवीजन कीजिए 1 आवर एवरी डे, मीन्स वट एवर आई डू इन 3 आवर्स, इफ यू रिवाइज 1 आवर ऑन डेली बेसिस, तो क्या होगा कि मेरे साथ साथ आपका पूरा FR का रिवीजन हो जाएगा, करेक्ट। तो व्हाट इज माई माई जो मेरे को आपसे चाहिए, एक ये चाहिए कि आप रेगुलर रहिए, प्लस आप रिवीजन कीजिए कंसिस्टेंट बेसिस पे। रिवीजन मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन रात FR ही पढ़िए, बिकॉज देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट जो आपको करना होता है, लेकिन कम से कम ड्यूरिंग दिस कोर्स, जब मेरी क्लासेस आप देख रहे हो, तो कम से कम 1 घंटा आप रिवाइज कीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कीजिए, करेक्ट, अंडरस्टूड। इट कैन बी 1 आवर और मोर देन 1 आवर एज पर योर चॉइस, बट मिनिमम कम से कम 1 घंटा आप रिवाइज कीजिए। फॉलो राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि यू शुड बी वेरी मच, देखिए आप देखिए ऐसे स्टूडेंट है तो आपका जो एटीट्यूड, आपका जो पर्सनैलिटी होना चाहिए वो एक स्टूडेंट का होना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हमेशा दो बातों का ध्यान रखता था कि एक तो मैं डाउट अपने टीचर से पूछता था, मीन्स जो भी मुझे डाउट आता था वो मैं अपने टीचर से पूछ लेता था, और सेकंड, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता था अपने टीचर को, चाहे मुझे पता हो या नहीं पता हो, चाहे मेरा आंसर करेक्ट हो चाहे आंसर गलत हो। मीन्स ये अगर एटीट्यूड आपका रहे ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता है कि यू नीड टू आस्क डाउट वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड। सर डाउट कैसे पूछे, देखिए आप जो भी आपका डाउट है, लगभग डाउट आपका क्लास में खत्म हो जाएगा, और अगर कोई डाउट बच जाता है तो ऑफकोर्स टेलीग्राम ग्रुप में आप संगे संग पूछिए, इमीडिएटली दैट डाउट शुड बी आस्क्ड इन टेलीग्राम ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इस क्लास में बहुत इंटरेक्टिव रहूंगा, इवन दो इट इज अ वर्चुअल मोड क्लासेस, इट इज वर्चुअल मोड, मीन्स आप और हम एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने ही बैठा हूं। तो मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए, अगर सही है तो अच्छी बात, नहीं है गलत है तो और अच्छी बात। तो जब गलत आंसर देते हो तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन का जवाब मैंने गलत लिखा है, अब ऐसा पाप वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। तो आई ऑलवेज से देयर आर टू थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ यू डोंट आस्क डाउट, अगर आप डाउट नहीं पूछते हो तो आप जीवन भर के लिए इडियट रहते हो, करेक्ट ना। बट अगर आप डाउट पूछते हो तो आप सिर्फ कुछ क्षण के लिए ना समझ या इडियट रहते हो, करेक्ट ना, अंडरस्टूड। तो बेटर टू आस्क डाउट एंड आंसर इवन यू डोंट नो। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है फिर भी आप उसके लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचते हो, जब सोचते हो तो कहीं ना कुछ कंक्लूजन आता है, करेक्ट। यस सर। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में आपके पास दो ऑप्शन है, आप एग्जाम जब लिखने जाते हो आपके पास दो आंसर है, आइदर डू और डू, मींस आपको आंसर लिखना है या आंसर लिखना है। अब देखिए आंसर जो आप लिखते हो या तो सही होगा या गलत होगा, उसका फैसला आप नहीं कर सकते हो, यू नीड टू ओनली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, मींस आपको लिखना है, करेक्ट, मींस यू कांट लीव एनी क्वेश्चन एम्प्टी, आप उस क्वेश्चन को बिना लिखे तो आना ही नहीं है, करेक्ट। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, डू और डू। whatever you know write down, whatever you have understood write down, don't think कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, वो कौन डिसाइड करेगा, एग्जामिनर डिसाइड करेगा, अंडरस्टूड। यस सर। व्हाट इज नॉट टू डू, देखिए ये जो नॉट टू डू है, एक्चुअली मैंने आपको, अगर मैंने आपको बोल भी दिया, बट ये आपके ऊपर है क्या इसको आप फॉलो करते हो या नहीं फॉलो करते हो, करेक्ट। पहला, अवॉइड नेगेटिव पीपल्स, ये सबसे, ये सीए स्टूडेंट की लाइफ में जो ये नेगेटिव पीपल होते हैं ना, अगर आप उनसे बच जाओ ना तो सीए जल्दी बन जाओ। जो भी आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है उससे बात करना बंद कर दो, इवन दो ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको सच बोला, सच के सिवा तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। अवॉइड नेगेटिव पीपल, तो आपके सराउंडिंग में जो जो नेगेटिव पीपल है उससे बात करना आप बंद कर दो। सेकंड, अवॉइड सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया ऑफकोर्स इट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ एट दिस मोमेंट, बट फिर भी अनवांटेड जो सोशल मीडिया है, अनवांटेड सोशल मीडिया उसको अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया वो, और वट जो अनवांटेड है, करेक्ट ना। हाँ, देर आर सम टेलीग्राम ग्रुप जिसपे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट रेलेवेंट है उसमें आप जुड़े रहो, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और वट करेक्ट ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, उससे आप दूर हो जाए वही आपके आपके जीवन के लिए अच्छी बात होगी। और दूसरा, नेवर गिव एक्सक्यूजेस, अब से आज से आप अपना
अब कुछ भी काम करते हो उसके लिए एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि ये काम क्यों नहीं हुआ। जब भी आपको कुछ काम करना हो उसको करो या करो, बट एक्सक्यूज देना बंद कर दो। करेक्ट ना? जब आप अपने जीवन से एक्सक्यूजेस को निकाल दोगे तो हर काम सही समय में हो जाएगा। करेक्ट? तो दीज आर द डूज एंड डोंट्स व्हिच आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट यू शुड फॉलो ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। जैसे आप सीए बन जाओगे फिर आप अपना रूल्स बनाओ, अपना प्रिंसिपल बनाओ, उसको फॉलो करो। करेक्ट ना? अंडरस्टूड? यस सर, आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई एम सेइंग। मेरी इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा। आप समझे ना? मेरी इमोशंस को आप नहीं समझोगे तो आपको मोशंस आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट? या नाउ कमिंग टू द सिलेबस, कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप इस बैच के बारे में समझ चुके हो कि क्या है। नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस सिलेबस। कंटेंट क्या है? तो अगर मैं आपको कंटेंट के बारे में बात करूं तो जो एफ आर सी ए फाइनल एफ आर का सिलेबस है वो 100% इंडेयस के ऊपर है। 100% इंडेयस मीन्स कभी कभी स्टूडेंट हमें पूछते हैं स्पेसिफिकली, स्पेशली अगर मैं बोलूं स्पेशली, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट अगर मैं देखता हूं तो वो मुझे बोलते हैं सर देयर आर टू पार्ट, वन इज इंडेयस, वन इज चैप्टर कंसोलिडेशन एटसेट्रा, बट सारे चैप्टर इंडेयस के ऊपर ही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज टोटली 100% इंडेयस सिलेबस। 100% इंडेयस। सर ये इंडेयस क्या है? इंडेयस इज नथिंग बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर तो जो आपने सी इंटर में किया था वो क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही था? वो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मींस इन इंडिया there are two set of accounting standard right now. One is only accounting standard, one is Indian accounting standard. Correct ना? I hope you understanding. तो what is Ind accounting standard उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इंडियस क्या है, इंडियस का जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले आपके सिलेबस में आ जाते हैं। ये जो सिलेबस है दिस इज एज पर आईसीएआई। ये आईसीएआई ने वेटेज वाइज सिलेबस को डिवाइड किया है। कितने पार्ट में आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए वेटेज है 10% टू 15%, मींस 10 to 15% का मार्क्स इस चैप्टर से आएगा। क्या क्या? फर्स्ट, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज नथिंग बट वन चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डन इन सीए इंटर। आपने सीए इंटर में भी सेम टू सेम एक चैप्टर किया था, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था। मींस लगभग 90, आई विल से 99% ये सेम है। तो फिर से मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से इंडेयस है? तो उसमें है फर्स्ट इंडेयस ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये है हमारा इंडेयस। अगर आपको नंबर लिखना तो लिख लीजिए इंडेयस 101, इंडेयस 101। देन इंडेयस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है इंडेयस 1, इंडेयस 1। करेक्ट? यस सर। देन इंडेयस ऑन मेजरमेंट बेस्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, इंडेयस, इंडेयस ऑन मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो दिस विल कवर, यहां लिख सकते हो इंडेयस 10, दिस विल कवर Ind AS 10, correct? Ind AS 8 and Ind AS 11. Means 3 accounting standard will be covered. आप इसमें भी लिख सकते हैं Ind AS on presentation of item in the financial statement. इसमें और एक Ind AS लिख लो, Ind AS 7 and Ind AS 34 also. Correct? Means ये सारे Ind AS यहाँ पर cover हो जाएंगे. Correct? Yes sir. Understood. So this is the first part. First part will cover 10% to 15%. Have you understood? Yes sir. अगर आपको इसको लिखना है, आपको इसको लिखना चाहते तो आप इसको लिख भी सकते हो, नथिंग टू वरी। मैं ऐसे भी ये आपको पीडीएफ दे दूंगा। मींस जो भी मैं नोट्स लिखता हूं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। करेक्ट? यस सर। देन पॉइंट नंबर 2, द सेकंड पार्ट है दैट इज इंड एस ऑन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए एक ही इंड एस है, दैट इज इंड एस 115। इंड एस 115, 115 means it is for revenue recognition. This will cover 10 to 15%. means only India's 115 से आपका 10% से 15% का क्वेश्चंस आने वाला है। It is an important Indian accounting standard from examination point of view.
Then 15% to 25% Ind AS on asset liabilities of financial statement including industry specific Ind AS. तो इसमें कौन कौन सा Ind AS आएगा चेक करते हैं. This will cover, in this write down, this will cover for assets, लिख लो, it will cover Ind AS 2, Ind AS 16, Ind AS 23, Ind AS 36, Ind AS 38, Ind AS 40, Ind AS 41, Ind AS 105. फॉर लाइबिलिटी अगर आपको लिखना है तो लिखिए Ind AS 37, Ind AS Ind AS 116, Ind AS 116 is on lease, yes sir. Then Ind AS 19 एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर है, these are for liabilities, correct, yes sir, understood, correct. So you can see this will cover at least 15 to 25% of marks. So this is also important topic from examination point of view. करेक्ट. अभी सिर्फ मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं में समझ में आ रहा है उसके ऊपर आप कोई भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये तो एकदम ये एक ऐसा बात है जो कि सपोज कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और सबसे पहले मेन्यू देखते हो, तो मेन्यू में इतने सारे आइटम होते हैं, लास्ट में आपने वही खाना है जो आपको समझ में आना है, करेक्ट ना, अंडरस्टूड. तो जब तक मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा नहीं तब तक आपको इस कंटेंट के बारे में कुछ समझ में नहीं आने वाला है. लेकिन जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हो तो मेन्यू देखते हो, तो मैं आपको एक मेन्यू दिखा रहा हूँ कि ज्यादा syllabus which we need to cover, understood, yes sir. मेरी बातों को तो आप समझ पा रहे हो, yes sir. Then section point number 4 में क्या है, it will cover 15% to 20%, it will cover Ind AS on item impacting the financial statement, Ind AS on item impacting the financial statement, this will cover Ind AS 12, Ind AS 21, Ind AS 12, Ind AS 21, correct, yes sir. Ind AS on item impacting to Ind AS 12 is on government grant, Ind AS 21 is on changes in foreign exchange rate. Of course this will impact the item in financial statement, तो उसके बारे में ये Ind AS क्या कहती है वो हमें देखना होगा. Then Ind AS on disclosure in the financial statement, there are some Ind AS which are related only for disclosure. For example, Ind AS 24 related party disclosure, then Ind AS 33 earning per share, then Ind AS 108 is operating segment. आपने बचपन में segment reporting के बारे में पढ़ा होगा, तो this will be covered. आप समझे? तो Ind AS 24 is related party disclosure, Ind AS 33 is earning per share, Ind AS 108 is operating segment. Then other Ind AS, there are some other Ind AS which we need to cover. For example, Ind AS 20, Ind AS 20, Ind AS 102, 102, करेक्ट, यस सर. ये Ind AS 12 जो था ये था इनकम टैक्स के ऊपर, मैंने शायद गवर्नमेंट ग्रांट बोल दिया, मेरी मिस्टेक है, इनकम टैक्स, और Ind AS 20 इज ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, यस सर. देन 10% और 20%, पॉइंट नंबर 5 में आ जाइए. दिस विल बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप अकाउंटिंग. ग्रुप अकाउंटिंग मींस हम कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम पेरेंट सब्सिडियरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप अकाउंटिंग बोलते हैं. हालांकि आपने कंसोलिडेशन कहां पढ़ा हुआ है, कंसोलिडेशन आपने सीए इंटर में भी पढ़ा हुआ है. You can see it will cover two chapters. One is business combination and accounting for corporate restructuring. This will be based on Ind AS 103. Ind AS 103, and then consolidated and separate financial statement. So this will cover Ind AS 110, Ind AS 111, Ind AS 28, Ind AS 27. Correct now? And Ind AS 112. Ind AS 112. Correct. Then point number 6, this group accounting is also very important. You can see 10 to 20% इन्होंने लिखा है, but मेरे ख्याल से this will cover at least 25 to 30% का क्वेश्चन यहाँ से आता है. Which is very important topic from examination point of view, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, करेक्ट. Then point number 6, 10%, 20% अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जब इस चैप्टर में हम आएंगे आपको लगेगा पूरा आपका अकाउंटिंग जो आपने सी इंटर से किया है पूरा चेंज, पूरा परिवर्तन होने वाला है. So this Ind AS means accounting and reporting of financial instrument. This is based on कौन सा Ind AS है इसमें? Ind AS 32, Ind AS 107 and 109.
करेक्ट, यस सर। तो दिस विल बी अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द अकाउंटिंग। जब इस चैप्टर को करेंगे आपको लगेगा कि पूरा अकाउंटिंग में चेंज हो चुका है, अब हम एकदम अलग हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। करेक्ट, यस सर। बट अभी कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है। देन पॉइंट नंबर 7, 5% और 10% ये कवरेज है। दिस विल कवर मिसलेनियस टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको शेड्यूल 3 समझना पड़ेगा। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसका रिक्वायरमेंट, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट कि हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट will require the application of schedule 3 and also require the application of all Ind AS also, correct। then integrated reporting one chapter है जो कि theoretical chapter है, उसको हमें समझना है। and there is one chapter corporate social responsibility। आई होप आपने कंपनीज एक्ट में CSR के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट दिस इज बेस्ड ऑन गाइडेंस नोट, नॉट ऑन Ind AS। मींस देयर इज वन गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ओनली एक ही गाइडेंस नोट है जो हमारे सिलेबस में है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज एज पर Ind AS, एज पर Ind AS। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस नोट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जो गाइडेंस नोट है that is issued by ICI and that is recommendatory in nature, means that is not mandatory for the companies, mandatory for the entity, but accounting standard because it is a part of companies act it become mandatory for companies। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर, हम आपकी बातें समझ पा रहे हैं। करेक्ट, यस सर। तो ये हो गया आपका कंटेंट, ये आपका हो गया सिलेबस। अंडरस्टूड? यस सर, करेक्ट। तो सिलेबस अभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, बट सिलेबस बहुत प्यारा है। मींस अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर आई वॉन्ट टू से, मेरी बात को समझना कि अगर सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज नथिंग बट इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करेक्ट। नाउ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिवाइड किया जाए तो इट इज इन टू पार्ट, वन विच कंटेन 50 मार्क्स in exam, another is 50 marks in exam, correct। this 50 marks जो मैं पहले लिखने जा रहा हूं, this will cover how many topic? Let's see, first is consolidated financial statement, second will be business combination, third is फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, फोर्थ इज शेयर बेस्ड पेमेंट, and fifth is revenue from contract with customer, correct। Understood? So this chapter will be of 50 to 60 मार्क्स, क्योंकि आपका पेपर जो होता है 120 मार्क्स का होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज 50%, तो 50 to 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। नॉर्मली इट विल बी ऑफ मोर देन 60 मार्क्स ओनली, करेक्ट। तो 50 to 60 मार्क्स का यहां से पेपर बनेगा, करेक्ट, यस सर। एंड अच्छी बात यह है कि इन चैप्टर से एक मैंडेटरी क्वेश्चन आने वाला है। मींस दिस चैप्टर, इस जो भी चैप्टर मैंने यहां लिखा है इससे क्वेश्चन आना ही है, इसको क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाएगा। तो
a mandatory question from this topic. Mandatory question. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? Mandatory question. And from class point of view, this chapter will take much time. Means अगर आप देखो consolidated financial statement, this will cover around 15 days. Around 15 days मुझे इसी में लगेगा 15 days. Business combination में around 10 days. Correct. Financial instrument में around 15 days. 15 days. Share based payment में around 5 days. एंड रेवेन्यू में अराउंड 5 डेज. तो अब चेक करो अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया 30 40 50 50 डेज तो यहीं पर हो गया. अंडरस्टूड. तो 50 डेज विल बी दिस चैप्टर. तो 50 डेज विल बी अप्रोक्सीमेटली 50 डेज. जो सेकंड पार्ट है वो कवर होगा. मींस दिस विल बी आल्सो 50 to 60 मार्क्स एंड दिस विल बी अदर टॉपिक्स. जो भी ये टॉपिक बच गया वो यहां पर आ जाएंगे. अदर topics. So whatever topics left will be covered in this. But from this other topic question may or may not be asked. आप समझे ना. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया consolidated financial statement, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा. बट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ Ind AS 16 तो Ind AS 16 से क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. मीन्स क्वेश्चन may or may not be asked. May or may not be asked. Understood? Yes sir. But it does not mean we'll leave this topic क्योंकि हमें तो अच्छे मार्क्स से पास होना है. मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर क्लास. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस बैच का कि वी शुड बी एबल टू स्कोर 90 प्लस इन FR. 90 प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 90 प्लस हम स्कोर करें FR में, जो कि बड़ा आसान है. देखो आप ये मत देखो कि आपके सीनियर ने कितने मार्क्स स्कोर किए, ये देखो कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो ऑफकोर्स इनिशियली जब मैं बोलता हूँ कि 90 मार्क्स लेके आना है, हो सकता है कि आपको ये अटपटा लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी क्लासेस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा. तो ऑफकोर्स हम इस 90 प्लस मार्क्स को अचीव कर पाएंगे. लेकिन स्टार्टिंग में अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है कि और ऑब्जेक्टिव स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन FR. देखो जब मैंने एग्जाम लिखा था CA फाइनल का तो आई स्कोर 93 इन FR. 93 मुझे आया था. तो कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए कि आप अपने टीचर को बीट कर पाओ. तो आपका भी ऑब्जेक्टिव 93 प्लस होना चाहिए. मैंने 90 प्लस लिखा, बट आप अगर अपना ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हो तो इसमें 93 लिख दो क्योंकि आपको तो मुझे भी बीट करना चाहिए. करेक्ट? यस सर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस सर. यस सर. करेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव स्कोर व्हाट 90 प्लस इन FR. करेक्ट? अंडरस्टूड. तो ऑफ कोर्स दिस इज ये इट इज पॉसिबल. मींस इट इज अचीवेबल. मैं ये बोलता हूं इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. करेक्ट. मींस इट इज पॉसिबल टू पास C exam in first attempt also. Of course it is possible to score 90 plus in FR. करेक्ट. पॉसिबल कैसे हो सकता है? मींस अगर आप देखो पॉसिबिलिटी कितना है, तो ऑफकोर्स अगर आप दो नियम पालन करो कि इफ यू आर डेडिकेटेड करेक्ट, if you are dedicated and determined, ये अगर आप में है, आपके यहाँ डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है. करेक्ट ना. इफ यू आर डेडिकेटेड, आप में डेडिकेशन है बट आप डिटरमाइंड नहीं हो, तब भी आप स्कोर नहीं कर सकते हो. आप डिटरमाइन हो लेकिन डेडिकेशन नहीं है, फिर भी आप स्कोर नहीं कर सकते हो. इसका मतलब ये दोनों वर्ड रिलेटेड टू ईच अदर है, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर है. तभी आप CA फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो, तभी आप स्कोर कर सकते हो 90 प्लस मार्क्स. करेक्ट ना. वन थिंग इज क्लियर कि मैं हमेशा बोलता हूं कि CA कोर्स, CA फाइनल is one of the easiest exam
आप समझ रहे हैं, सीए फाइनल इज वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम टू पास। सीए फाइनल सबसे आसान है और सीए इंटर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू पास देन सीए फाइनल। और आप सीए इंटर पास करके आए हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझसे आप पूछना चाहते हो तो सीए इंटर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सीए फाइनल एग्जाम टू पास। क्योंकि जब आप सीए इंटर में पढ़ना स्टार्ट किए थे, बिलीव मी, आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट वट एवर यू हैव रिटन फॉर सीए इंटर एग्जाम, जिसमें 8 सब्जेक्ट में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट था जिससे आप कुछ आपको जान पहचान था, दैट वाज अकाउंटिंग। उसके अलावा तो सब सब्जेक्ट आपके लिए नहीं आता, सारे सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नए थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे सीए फाइनल में देखो, जब आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गया है तो सब सब्जेक्ट आपको पता है। जब आपको सब सब्जेक्ट के बारे में पता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उतना ही होता है एज कंपेयर टू सीए इंटर। सीए इंटर में तो बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती है, फिर भी हम उसको समझ जाते हैं। करेक्ट? यस सर। तो सीए इंटर वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सीए फाइनल एंड दैट एग्जाम यू पास। वो एग्जाम आप पास कर चुके हो, तो आई थिंक यू शुड नॉट वरी अबाउट सीए फाइनल एग्जाम। बट वन क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि सर आपने बोला सीए फाइनल इज इजिएस्ट, बट देन आल्सो व्हाई स्टूडेंट इज नॉट पासिंग द एग्जाम? उसका हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा कि सीए फाइनल इजी होने के बाद भी सीए स्टूडेंट क्यों नहीं पास कर रहे हैं, सीए स्टूडेंट सीए फाइनल में क्यों नहीं पास कर पाते एक अटेम्प्ट में। किसी किसी को तो एक से अधिक अटेम्प्ट लग जाता, कोई तो उसको क्विट कर देते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझो। मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूं, एवरीवन मेरी बात को समझना, कि अगर सपोज कि 100 स्टूडेंट, आज हम कुछ बातें करते हैं क्योंकि वंस द क्लास विल बी स्टार्टेड, हम बातें कम करेंगे, हम पढ़ाई ज्यादा करेंगे। तो फर्स्ट डे में हम अपना एक रिलेशनशिप बना रहे हैं कि आप मुझे जान जाओ, मैं आपको जान जाओ, फिर हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट? यस सर, यस सर। तो अगर 100 स्टूडेंट के बारे में बात करें, इफ दे हैव अप्लाइड फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम, तो मुझे बताओ इसमें से कितने स्टूडेंट सीए इंटर में आते होंगे? आप मुझे बताओ, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या सेकंड अटेम्प्ट में हो या थर्ड अटेम्प्ट में हो, 3 अटेम्प्ट लेते हैं। करेक्ट? अब मुझे बताओ कम से कम कितने स्टूडेंट आते होंगे? करेक्ट? कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा, देखो 100 में तो 100 पास नहीं होते, मैं ये मान के चलता हूँ 50% स्टूडेंट पास हो जाते होंगे जो सीए इंटर में आते हैं, 50% स्टूडेंट छोड़ देते हैं। करेक्ट ना? तो कहने से सीए इंटर में कितने स्टूडेंट आए? 50 means I'm not taking first attempt. There may be some student who passed in first attempt. There may be some student who passed in second attempt. There may be some student who passed in third attempt. थर्ड अटेम्प्ट के बाद कोई भी सीए फाउंडेशन नॉर्मली नहीं लिखता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ 50% स्टूडेंट पास हो जाते हैं अगर 100 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। करेक्ट? यस सर। नाउ सीए इंटर में जैसे आते हैं, मुझे बताओ इसमें से कितने स्टूडेंट फाइनल में आ पाते हैं, दोनों ग्रुप पास करते हैं? मुझे बताओ। कम से कम मैं बोलूंगा कि लगभग मैं मान के चलता हूं कि 40% मान लेते हैं या 50% मान लेते हैं। आप जितना बोलेगे उतना मान लेते हैं। बताओ 40 माने 50 माने, मेरे ख्याल से 40% तो पास हो जाते हैं। करेक्ट? 40% दोनों ग्रुप पास हो जाते हैं। करेक्ट? अंडरस्टूड? क्योंकि जो सीए फाइनल में आ जाते हैं 50 के 50 तो नहीं आएंगे। करेक्ट? तो एक काम करते हैं 50 इंटू 50% ले लेते। चलो, तो कहने से लेट अस से कि 25 स्टूडेंट सीए फाइनल में आ जाएंगे, सीए फाइनल में आ जाएंगे। एंड कैन सी यू आर अमंग देम, मींस अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो यू आर 25% ऑफ दिस 100, मींस 25% हो। करेक्ट ना? देखो आपने सीए सीए का मींस आईसीआई का सीए फाउंडेशन लेवल पास किया, सीए इंटर लेवल पास किया, देट इज नो मतलब वो भूल जाओ कितने अटेम्प्ट में पास किया। हो सकता है कभी कभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए पास नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरह से पढ़ाई करें। करेक्ट ना? तो वो कारण हो सकता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट कभी कभी लग जाता, डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। बट आज आप सीए फाइनल में हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो सीए फाइनल में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, उससे ही आपका रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन बढ़ जाता है आपके समाज में। करेक्ट ना? जैसे आप सीए फाइनल में आए, लोग आपसे ये पूछने लग गए, अच्छा कैसे पास हो गए, कैसे सीए फाइनल में आ गए, अच्छा मेरा ये काम कर दोगे, मेरा ये काम कर दोगे, मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ प्लानिंग कर दोगे। तो इतना रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है। करेक्ट? तो सीए फाइनल में आना ही एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट होता है, एक सक्सेस और एक अचीवमेंट होता है। करेक्ट? हम उस बारे में नहीं जा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है, जब यू आर एट सीए फाइनल तो यहां से कितने परसेंट स्टूडेंट सीए बनते होंगे?
ये क्वेश्चन है। तो कैन आई से इफ आई से 25-50% तो नहीं बनते हैं, करेक्ट ना। तो मैं ये मान के चलता 40% ले लेते, 40%, तो 25 का 40% कितना हुआ, 10 स्टूडेंट सीए बनते हैं। अंडरस्टूड कि 100 जन में 10 स्टूडेंट सीए बन जाते हैं। देखो नंबर है बेटा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मींस फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, मींस लगभग 100 में 10 या 10 से थोड़ा सा अधिक, 12 बोल सकते हैं, 15 बोल सकते हो, 10 स्टूडेंट तो सीए बन जाते होंगे। बट ऐसा क्यों? मैं तो ये बोलूंगा 25 के 25 को सीए बनना चाहिए। आप समझे मेरी बात को, कि जब आपने सीए फाउंडेशन पास किया, सीए इंटर पास किया, तो यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। आप एक एवरेज स्टूडेंट तो हो ही नहीं। आपने सीए इंटर का दोनों ग्रुप पास किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इट वाज नॉट एन इजी एग्जाम। आप अपने मन से पूछिए, क्या वो एक इजी एग्जाम था? क्या वो एक आसान एग्जाम था? क्या बिना पढ़े पास हो गए? क्या सीए एग्जाम में आसान क्वेश्चन पेपर आया था? क्या आसान पेपर चेकिंग हुआ था? क्या परसेंटेज ऑफ पासिंग बहुत ज्यादा हाई था? नहीं। मैं सबके बातों को आपने आपने गलत साबित करते हुए आप सीए इंटर पास हुए। कुछ लोग तो ये बोलते थे कि सीए इंटर आप पास ही नहीं हो पाओगे, फिर भी आप सीए इंटर पास हो गए। इसका मतलब यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। आप मेरी बात समझो, यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, इस बात को समझो। आप एक एवरेज स्टूडेंट तो हो ही नहीं, मींस आप एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो, करेक्ट ना। आपने AS5 में पढ़ा होगा, देयर आर सम आइटम व्हिच आर एक्सेप्शनल, देयर आर सम आइटम व्हिच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, करेक्ट ना। याद है एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने यहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं बोला, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाउ देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर इंड एएस। इंड एएस में अब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो हमारे जीवन में भी अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है। तो यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, समझे ना, यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं भी ये बोलता हूं कि जो भी मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं और जो मेरी लेक्चर सुन रहे हैं, वो सब एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। आप मानो या ना मानो, यू आर ए एक्सेप्शनल स्टूडेंट। लेकिन एक्सेप्शनल स्टूडेंट होने के बावजूद भी आउट ऑफ 25 ओनली 10 स्टूडेंट क्यों पास हो रहे, इसमें हमें विचार करना पड़ेगा। अगर हम इस समय विचार नहीं करें, तो हो सकता है कि जो सबके साथ हुआ वही हमारे साथ होने वाला है। करेक्ट, अंडरस्टूड। मीन्स व्हाट आईसीआई सेज, यू मे बी एक्सेप्शनल, बट हम तो सेलेक्ट करेंगे ओनली बेस्ट आउट ऑफ एक्सेप्शनल। आप समझे मेरी बात को, कि भाई हम एक्सेप्शनल स्टूडेंट को सीए नहीं बनाएंगे, हम तो उस एक्सेप्शनल में जो बेस्ट है उसको सीए बनाने वाले हैं। मींस कैन आई से यू शुड नाउ कन्वर्ट योरसेल्फ टू अ बेस्ट सीए, बेस्ट स्टूडेंट, करेक्ट ना। मींस इन एग्जाम, मेरी बात को, ये फाइनल एग्जाम, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यू विल गेट मार्क्स फॉर द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर एज पर आईसीएआई। हो सकता है कि आपका आंसर करेक्ट हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो, बट इट माइट नॉट बी बेस्ट एज पर आईसीआई। मींस आपको अपना आंसर इस तरह से ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि वो बेस्ट हो एज पर आईसीआई, देन ओनली यू विल पास। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। इट मींस यहां पर आप एक्सेप्शनल हो, लेकिन कुछ लोग ही अपने आप को बेस्ट बना पाते हैं और वही सीए बन जाते हैं। अब बिलीव मी, मैं यहां बोलूंगा क्यों नहीं पास हो जाते, उसका दो कारण है, कि रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन, करेक्ट, एंड एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। सीए इंटर में आपने यही किया, आपने दो चीज किया, एक तो आपने रट लिया और कॉन्सेप्ट को, सॉल्यूशन को रट लिया और कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट लिया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पास इन सीए इंटर एग्जाम लाइक दिस। तो सीए इंटर में पास हो गए, सीए फाइनल में पास नहीं हो पाओगे। तो अगर आपने वही ट्रेंड रखा है सीए इंटर में, जैसे रट के अपने सोल्यूशन को रट लिया बिना समझे कॉन्सेप्ट को, और आप सोचते हो कि आप सीए बन जाओगे, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। कि यहाँ पर आपको अपना लर्निंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीए फाइनल में वो व्हाट के साथ हाउ भी पूछते हैं और वाई भी पूछते हैं। मींस एट सीए इंटर मोस्टली आपसे पूछा जाता था व्हाट, बट यहां पर सीए फाइनल में आपसे व्हाट भी पूछा जाएगा,
हाउ भी पूछा जाएगा, वाई भी पूछा जाएगा। और जब वाई पूछते हैं इसका मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत करेक्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड, इट मींस जो हमारा क्लास होगा हम उसमें रट्टाफिकेशन को तो एकदम अलाउ नहीं करेंगे और विल डील विथ कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा जोर देंगे। हमारी पूरे क्लासेस में आप देखिएगा कि हम कॉन्सेप्ट में ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एनी क्वेश्चन ऑफ व्हाट एवर नेचर यू कैन डू बाय योर ओन। Any question of whatever nature you can do by your own. Understood? Correct? Now, let us now come to about CA Final FR once again. Now, when we come to CA Final FR syllabus, मैंने आपको पहले बताया है कि it is 100% India's. Now, of course, आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि India's actually है क्या? तो I will just give you some background of India's. अभी मैं India's का applicability के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, करेक्ट ना? तो what is the applicability of India's वो हम कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, बट फिर भी to start with I need to give you some background about India's, correct now? Now, as per companies are concerned, मेरी बात को समझेंगे, as per companies, so now for preparation of financial statement, for the purpose of preparation of financial statement, all companies are of two types now. For which purpose? For the purpose of preparation of financial statement. First, companies to which Ind AS is applicable. Ind AS. सर जब मैं Ind AS लिखता हूं इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन अकाउंटिंग standard, correct? So there are some companies to which Ind AS is applicable. तो any companies to which Ind AS is not applicable, उसको क्या applicable होगा? उसको accounting standard applicable होगा, correct? Yes sir. यह लिखिए companies to which accounting standard is applicable. तो सर आपने लिखा इंड एस मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सर वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप लिखते हो वेदर दैट इज नॉट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करेक्ट? मींस ये आपका क्या है? एग्जिस्टिंग, जो आपने सीए इंटर में पढ़ा वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जब हम इसको बोलते हैं एएस, इसका मतलब ये क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सोचना गलत होगा कि सर ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हो कि टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अ न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, करेक्ट? यस सर। नाउ दिस Ind AS is notified. This Ind AS is notified. ये Ind AS कहाँ notify किया गया? लिखो, it is notified under companies Indian accounting standard rules 2015. So this all Indian accounting standard is notified in companies Indian accounting standard rules 2015, and this has been notified
under companies accounting standard rules 2006. 2006, correct? Yes sir. Means any company to which Ind AS is applicable, Ind AS is applicable, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। मींस इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसका फॉर्मेट कहां पे दिया गया, डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो? या देखेंगे डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स जो आपने सीए इंटर में पढ़ा है दैट वाज नॉट डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि आपने सीए इंटर में उन कंपनीज के बारे में पढ़ा जिनको इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स इनका जो बैलेंस शीट और एसओपी है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होगा दैट इज एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 of Companies Act 2013। अंडरस्टूड? यस सर। तो कहने से कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 इट इज ऑलरेडी कवर्ड in CA inter syllabus, करेक्ट? हाँ, देयर वर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि सीए इंटर के सिलेबस में नहीं था, तो व्हाट वाज नॉट कवर्ड यहां लिख लो ताकि आपको पता चलेगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपने सीए इंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा था। फॉर एग्जांपल आपने AS 15 के बारे में नहीं पढ़ा था। AS 15 was for employee benefit, मैं लिखता हूं employee benefit, करेक्ट? फिर आपने AS 28 के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, impairment of assets, करेक्ट? फिर आपने AS 25 के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, दैट वाज interim फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, interim फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करेक्ट? फिर ऑफकोर्स कंसोलिडेशन चैप्टर में आपने AS 21 तो लगभग कर लिया था, बट आपने दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वन वाज AS 27 एंड वन वाज AS 23, उसके बारे में आपने नहीं किया था। दिस AS 27 वाज फॉर ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग of joint ventures, and this AS 23 was investment in associate in CFS consolidated financial statement। इसके बारे में भी आपने कुछ भी नहीं डिस्कशन किया था एट सी इंटर लेवल, तो दिस वाज नॉट कवर्ड इन सी इंटर। बट डोंट वरी, व्हेन विल डू इंड एस तो ऑटोमेटिकली जो इंड एस है कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आप कवर कर लोगे। मींस कुछ डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस हम अलग से कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कवर हो जाएगा। मींस इट इज नॉट, एंड मैं ये भी बोलना चाहिए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीए फाइनल सिलेबस। सीए फाइनल में ये कवर नहीं है, सीए फाइनल में ये कवर नहीं है। मींस ये जो AS 15, AS 28, AS 25 इट विल बी एप्लीकेबल टू दोज कंपनीज टू विच इंड AS इज नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट ना? तो अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट है जिसका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका मतलब उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए। तो डोंट वरी, जब मैं आपको इंड एस पढ़ाऊंगा तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंड एस होगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप अपने से पढ़ोगे। तो मैं आपको ये लिखना चाहता हूं
Do it by your own. Do it by your own after completion of corresponding इंडेस। मीन्स लगभग आप समझ जाओगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं जब हम इंडेस करेंगे, करेक्ट। लेकिन ये जानना जरूरी था कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने सी इंटर में नहीं किया है, करेक्ट। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दिस वट एवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीन्स कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मुझे ये बताओ। देर आर AS1 टू AS1 टू AS29, AS1 to AS29, yes sir, AS1 to AS29. There is three more accounting standard which has been issued by ICI but not notified in Companies Accounting Standard Rule 2006, AS30, AS31, AS32 notify नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, करेक्ट। Out of these, two accounting standard has been deleted. One is AS6 and AS8 has been deleted. तो ऑफकोर्स जो डिलीट हो गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यस सर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। यस सर। नाउ कमिंग टू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब हम इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो कैन से इट विल बी कवर्ड इन CA फाइनल, it will be covered in CA final. Yes sir, correct. Now sir, what is Ind accounting standard? Ind accounting standard is nothing but it is conversed form of international accounting standard and IFRS. कन्वर्स फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो जब मैं IAS लिखता हूं, IAS डज नॉट मीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS means international accounting standard, and to make a distinction between Indian accounting standard and international accounting standard, जो Indian accounting standard उसका short form IAS नहीं रखा गया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो इसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप इसको IAS नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जैसे आपने IAS लिखना स्टार्ट कर दिया उसका मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, करेक्ट। तो इट इज अ कन्वर्स फॉर्म, correct। Converse means we have not totally adopted international accounting standard and international financial reporting standard, हम उसको कन्वर्ट किया है, हमने उसको कन्वर्ट किया है as per our economic condition, मींस उसको इंडियन कंपनीज में लागू करने के लिए उसको हमने कन्वर्ट किया है as per our Indian economic condition, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो यहाँ दो क्यों, IAS एंड IFRS, करेक्ट, ये भी बात समझना पड़ेगा ना। बिफोर 2001 मींस 2001 के पहले देयर वाज वन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, करेक्ट ना, अंडरस्टूड। तो उसके पहले एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी हुआ करती थी, करेक्ट। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए उसका नाम था IS1 टू IS41, मींस उन्होंने IS1 to IS41 issue किया, करेक्ट। Means that committee has issued IS1 to IS41 on various aspect of accounting. Then after 2001, the committee was changed to International Financial Reporting Committee, और इस कमिटी ने तय किया कि अब से जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे इसका नाम होगा IFRS, क्योंकि एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं लगता है हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर डीलिंग विद रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट ना। तो करेक्ट टर्म क्या था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उन्होंने क्या किया, अपने
कमिटी का नाम चेंज किया फ्रॉम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमिटी, करेक्ट। और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड इशूड किया गया उसका नाम रखा गया IFRS, करेक्ट। बट प्रीवियस जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए थे उनका नाम और नंबर उन्होंने रिटेन किया, मींस उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, मींस दिस विल रिमेन एज इट इज। नाउ कोई भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है उसका नाम उन्होंने क्या रखा, IFRS। तो अभी तक उन्होंने कितने IFRS इशू किए हैं, दैट इज IFRS 1, 2, IFRS 16। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैन आई से दिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is now combination of these two, is a combination of these two, correct ना? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, जब भी मैं IFRS बोलूं तो IFRS will include IS 1 to IS 41 also। अगर मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली इट विल आल्सो इंक्लूड IFRS, अंडरस्टूड? यस सर। लेकिन अब इसका नाम हम IFRS ज्यादा बोलते हैं, तो वंस आई से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो इट इज इम्प्लाइड दैट आप अपने आप से समझ जाओ कि इसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंक्लूडेड होगा, करेक्ट। डोंट वरी, इसमें से कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं, जो कि अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड। बट दिस आर द स्टेटस टिल नाउ। IFRS 17 भी अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है, लेकिन अभी तक वो इफेक्टिव नहीं है, तो अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अंडरस्टूड। नाउ मेरी बात समझो, इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कन्वर्स फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। नाउ एक डाउट आया कि सर इंडियस का नंबर किस हिसाब से करें, तो टू हैव अ रेलेवेंस, एक रेलेवेंस रखने के लिए जो MCA मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो IS 1 और IS 41 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसका हम नंबर देंगे इंडियस 1 टू इंडियस 41। मींस अगर मैं इंडियस 1 बोलता हूं इसका मतलब दैट इज नॉट IFRS 1, दैट इज IS 1, करेक्ट ना, अंडरस्टूड। अगर मैं इंडियस 40 बोलता हूं दैट इज इंटरनेशनल, मींस दैट इज द कन्वर्स फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। और IFRS 1 टू IFRS 16 इसका जो नंबर दिया गया वो कैसे दिया गया, इंडियस, यहां लिखा गया इंडियस 101, ओहो हो, इंडियस 101 टू इंडेस 116। तो अगर मैं इंडेस 116 बोलता हूं तो आपके दिमाग में ये चलता है कि इतना सारे इंडेस हमें पढ़नी पड़ेगी। नो, इतने सारे नहीं है, वो इन टोटल देर आर 40 टू 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, करेक्ट, यस सर। तो इट इज इंडेस 101 टू इंडेस 116। तो अगर मैं बोलता हूं इंडेस 116, इट मींस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग IFRS क्या, IFRS 16। अगर मैं इंडेस 101 बोलता हूं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग IFRS क्या है, IFRS 1, अंडरस्टूड। नाम समझ में आया आपको? यस सर। देन मेरी बात को समझेंगे कि व्हेन देयर वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, तो उनको इंटरप्रेट मींस देयर वाज सम अकाउंटिंग एस्पेक्ट जिसको इंटरप्रेट करने के लिए उनका एक कमिटी था जिसका नाम था SIC, मींस दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी, करेक्ट, अंडरस्टूड। और यहां पर कुछ भी बातों को इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने एक कमिटी बनाया जिसका नाम था IFRIC, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, करेक्ट। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ दिस इंटरप्रिटेशन वट एवर इज अनाउंस बाय इंटरनेशनल कमिटी, आप समझो ये दो कमिटी थी जो कि कुछ इंटरप्रिटेशन देती कोई भी एस्पेक्ट में जिसके ऊपर डाउट आता था, तो दिस इंटरप्रिटेशंस आर इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ दिस इंडेस बाय वे ऑफ अपेंडिक्स। तो हम कुछ अपेंडिक्स करेंगे, अपेंडिक्स टू दिस इंडेस, वो अपेंडिक्स कुछ नहीं है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय इंटरनेशनल कमिटीज, करेक्ट ना। तो अगर कोई अपेंडिक्स के बारे में बात करें, दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ दिस इंडेस, उसको इस इंडेस में ही इंकॉर्पोरेट किया गया है, करेक्ट ना। अब जैसे जैसे हम इंडेस के बारे में बात करेंगे आपको कुछ और भी इसके बारे में समझ में आएगा। आई होप
जो भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ कौन से कंपनी को इंड एस एप्लीकेबल है, कौन से कंपनी को इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इंड एस अभी आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये एक बैकग्राउंड हुआ सीए फाइनल सिलेबस का। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, अंडरस्टूड। बहुत मजा आने वाला है, पूरा सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, करेक्ट, यस सर, अंडरस्टूड। अप टू दिस एनी डाउट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट यह है कि आपको आज से ही अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानना है। मीन्स व्हाट आई थिंक, वंस यू पास सीए इंटर, सीए फाइनल एग्जाम इज ओनली अ फॉर्मेलिटी। देखो, इसको फॉर्मेलिटी बोलना बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से सीए इंटर पास करने के बाद आप सीए बन चुके, क्योंकि अगर आपने 2.5 years का आर्टिकलशिप भी कर लिया तो आपके पास नॉलेज आ चुका है, और अगर आपने अच्छे फॉर्म से किया तो ऑफकोर्स यू हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ आर्टिकलशिप आल्सो, करेक्ट ना? डोंट वरी, अगर आपने किसी छोटे फॉर्म से किया, डोंट वरी, क्योंकि अब आप मुझसे पढ़ने वाले हो तो सब समान हो चुके। मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट होंगे जिसने अभी तक कोई भी इंडेस के ऊपर काम नहीं किया, तो अगर आपने इंडेस के ऊपर काम नहीं किया अपने ऑफिस में, डोंट वरी, one commitment I am giving that after completion of batch you can compete with any chartered account in India। इतना गारंटी मेरे से ले लो, ये गारंटी देता हूं मैं, पासिंग का गारंटी नहीं देता हूं। मींस आप सीए पास होगे या सीए पास नहीं होगा इसका गारंटी मैं नहीं देता, बट हाँ, यू कैन compete with respect to India with any chartered account in India। आप किसी भी इंडिया, नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया आल्सो, करेक्ट ना, कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप compete कर सकते हो, मींस उसके डिस्कशन में आप बैठ सकते हो, आप उनको compete भी कर सकते हो, उनको चैलेंज भी कर सकते हो, इतना गारंटी मैं दूंगा इफ यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी। ये मेरा कमिटमेंट है आपके तरफ। व्हाट कमिटमेंट आई हैव गिवन? आई हैव गिवन वन कमिटमेंट that after completion of entire classes you can compete with any chartered accountant। मैंने सीए फाइनल स्टूडेंट नहीं बोला कि यू कैन compete with any सीए फाइनल स्टूडेंट, अगर ध्यान सुना है तो मैंने बोला यू कैन compete with any chartered accountant। बिलीव मी, आपका नॉलेज उनसे ज्यादा होगा, ये भी मैं गारंटी दे देता हूँ, until unless they are working in MNCs। MNCs में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, अपार्ट फ्रॉम देम आप किसी भी सीए से compete कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो लेकिन आपको भी एक कमिटमेंट देना पड़ेगा मुझे। वो कमिटमेंट क्या है कि ड्यूरिंग दिस क्लासेस आपको अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मानना है, एंड हर दिन आपको बोलना है कि यू आर द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आप हो, जो कि आप हो। मींस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने पहले बोला कि जिस सीए फाइनल एग्जाम इज ओनली फॉर्मेलिटी फॉर यू, फॉर्मेलिटी है, वहां जाके लिख के आना सीए तो आप बन चुके हो, आप पढ़ाई करते करते सीए बन जाओगे, आर्टिकलशिप में भी आधे सीए बन गए हो, डोंट वरी, क्योंकि नॉलेज आपका आ जाएगा। बट सीए फाइनल एग्जाम विल बी नीड टू बी रिटन, उसमें पास होना भी है, करेक्ट। तो यू आर बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपको मान के ही पढ़ना पड़ेगा। तो हर दिन सुबह अब आपको अपने आप को क्या बोलना पड़ेगा कि यू आर ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, मैंने सीए फाइनल स्टूडेंट नहीं बोला आपको सीधा सीधी क्या बोला, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट, अंडरस्टूड। क्या इतना सा कमिटमेंट आप दे सकते हो मुझे कि हर सुबह जब भी आप उठो, क्या आप अपने आप को बोल सकते हो कि यू आर ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस सर, हम बोल सकते हैं सर, हम आपकी बात मानेंगे, करेक्ट। तो क्योंकि आपने आप मुझे कमिटमेंट दे दिया है एंड यू आर ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सीए बनता है, एनी स्टूडेंट जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, वो क्या करता है, क्योंकि आप आज सीए बन चुके हो, करेक्ट, यस और नो? आपने बोला मुझे कि यस आई एम ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंह से नहीं, तो जोर से नहीं बोला, मन से तो बोला ना, यस आई एम ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, आप फील कर रहे हो, मेरी बातों को फील कर रहे हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको फील कर रहे हो, बोलो यस और नो, यस सर, यस सर। तो बिकॉज यू आर ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में, जो कि अनवांटेड सोशल मीडिया में, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट देयर आर सम सोशल मीडिया जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, वहां पर जाके अपना स्टेटस चेंज करो कि यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ए बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आज ही आपको अपना स्टेटस चेंज करना है।
अगर आप ये कर सकते हो तो इसका मतलब आप सीए बन जाओगे, अगर नहीं कर सकते हो तो मींस डाउट है तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा, जब तक वो डाउट खत्म नहीं होता है तब तक मैं मतलब हर व्यक्ति आपके ऊपर संदेह करेगा। तो ऑफ कोर्स इफ यू थिंक दैट यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड चेंज द स्टेटस ऑफ योर सोशल मीडिया, कुछ भी जो कि नेसेसरी सोशल मीडिया है वहां पर अपने अपने स्टेटस को चेंज करो कि यू आर द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट, आई एम द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसे आपने लिखा हर सीए के पास क्या होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब आज ही मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि यू नीड टू डिजाइन अ विजिटिंग कार्ड फॉर योरसेल्फ फॉर राइटिंग देयर सीए बाय गिविंग अ प्रीफिक्स सीए इन योर नेम। आप बना लो विजिटिंग कार्ड, क्योंकि आप सीए बनने वाले हो, डोंट वेट फॉर आईसीए टू गिव अप्रूवल फॉर दैट। आप सीए बन चुके हो, आप उसका उसका जो भी उसके लिए आपको करना वो स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा, तो आज ही आप डिजाइन करो और मैं आपको 7 दिन देता हूं, 7 दिन के अंदर मुझे आपका ई विजिटिंग कार्ड चाहिए। ऑफकोर्स आप फिजिकली मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे नहीं सकते, तो आई वांट योर ई विजिटिंग कार्ड। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, आप मुझे टेलीग्राम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आई एम वेटिंग फॉर योर विजिटिंग कार्ड। एंड वंस आई रिसीव विजिटिंग कार्ड आप समझ जाइए कि आप सीए बन जाओगे, इतना तो पक्का है। मींस नॉर्मली आई विल से अगर मेरे से 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ओनली आई रिसीव विजिटिंग कार्ड फ्रॉम 10% ऑफ स्टूडेंट। 10% ही मुझे विजिटिंग कार्ड देते, 90% को डाउट होता है कि वो सीए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बताऊं कि 90% अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो डाउट कर रहे हैं कि वो सीए बनेंगे नहीं बनेंगे, करेक्ट। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि आई वांट योर विजिटिंग कार्ड एज सुन एज पॉसिबल, एंड वंस आई रिसीव विजिटिंग कार्ड यू विल पक्का डेफिनेटली यू विल बिकम सीए। आई डोंट नो टाइम, मुझे टाइम नहीं पता है आप कब सीए बनोगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सीए बन जाओगे। टाइम तो आपको डिसाइड करना है कि आप कब सीए बनना चाहते हो, करेक्ट। यस सर, यस सर। विद दिस मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया सिलेबस के बारे में, मैंने फ्रेमवर्क दे दिया कि व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मैंने फ्रेमवर्क दे दिया कि मेरा कमिटमेंट क्या होगा, मैंने आपसे आपका कमिटमेंट ले लिया। अब हम रेडी हैं एक चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, करेक्ट। ओके, तो विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीए फाइनल सिलेबस आफ्टर ब्रेक। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि उसमें हम कैसे डील करते हैं, करेक्ट। ओके।